नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्यादीप एडवर्स पर। हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक हम इससे पहले की क्लासेस में ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको लास्ट क्लास आपने देखी हो तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, वो था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। अगर आप लोगों ने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं। अब मैंने ये भी कहा था उसमें कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनको मैं क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं सवालों की। अब जैसे ये सवाल देखो, एसएससी में आया 2019 में, एकदम रिसेंटली है। ठीक है, क्या सवाल है कि सुरकोटदा किस राज्य में अवस्थित है। ये देखो, बच्चों वाला सवाल नहीं है, हमने इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में पढ़ाई की है। क्या देखा है हमने यहाँ पे, सुरकोटदा में क्या क्या मिला था अपन को, इससे याद किया था हमने इसको, बापू कोटदा से। इसके लिए पूछ रहा था, हल का जो खिलौना था, ठीक है, खिलौना मिला था यहाँ पे। और क्या था, अस्थियाँ मिली थी, है ना, घोड़े की अस्थियाँ मिली थी, जिससे हमने कहा था कि बापू कोटदा और हमारी अस्थियाँ वही मिलती है फिर। तो वो सब चीज़ें हमने तो इसको एकदम आराम से डिटेलिंग में पढ़ रखा है। इतने सतही स्तर का सवाल है, देखो कहाँ पे कौन से राज्य में है, बच्चों वाला सवाल है, गुजरात में मिलता है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। हमने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी। यहाँ पे पढ़ो, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। नाम से क्या लग रहा है, सिंध। समझ में आ रहा है यहाँ से सवाल। ठीक है, कहाँ पे है ये, सिंध में है। मोहनजोदड़ो में और क्या देखा था, बृहत अन्नागार, है ना, बृहत अन्नागार। और यहाँ पे एक ट्रिक भी बनाई थी, मोहन जो है वो जोहड़ में स्नान करके ही मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करके ही अन्न ग्रहण करता है, याद है ना। तो ये सवाल हो गया। अब जैसे अगला सवाल देखते हैं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में अपन ने क्या पढ़ा है, कालीबंगा, कालीबंगा ही पढ़ा है। यहाँ पे क्या मिला था अपन को, जुते हुए हल्के साक्ष्य वगैरह मिले थे, याद है। तो यहाँ पे ये हो गया कालीबंगा। मांडा जम्मू कश्मीर का था, ये नागेश्वर रहा। ठीक है, ये कहाँ पे, ये गुजरात में नागेश्वर। ठीक है, ये चंद्रहुद्र पढ़ा था अपन ने, जो चुन्नी वाला देखा था, याद है ना, सिंधु नदी के करीब में। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, लोथल है। लोहा बंदर भी भौंकेगा, कौन सी नदी के पास में था, भोगवा नदी। आसान लेवल के सवाल है। ठीक है, जैसे ये देखो, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, कौन से पे, सिंधु, हमको पता ही है। अगला चलो, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक ही जगह पे हुए थे, कहाँ पे हुए थे, धोलावीरा। अपन ने नॉर्मली क्या देखा था कि नॉर्मली तो पश्चिम और पूर्व में देखने को मिलता है। पश्चिम में शासक वर्ग था, पूर्व में सामान्य वर्ग था, लेकिन एकमात्र शहर ऐसा था जहाँ पे 3 हिस्से मिले थे, कौन सा था, धोलावीरा। अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, कौन, क्या शहर है, मांडी, भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यार हमने पढ़ा है मांडा, वो कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो मांडी कहीं यूं ना सोच लो आप लोग कि पेपर वाले से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, वहाँ पे नहीं होते मिसप्रिंट इस लेवल पे, मांडी। अब ये जो सवाल है यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए अपन, गुजरात में अपन कहीं मांडी पढ़ा, नहीं पढ़ा। राजस्थान में कहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। हरियाणा में कहीं पढ़ने को मिला, नहीं मिला। यूपी में, वहाँ पे क्लास में अपन ने नहीं देखा, लेकिन सवाल कौन से पीसीएस के एग्जाम में आया है, यूपीपीसीएस का। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस अपन अगर लगाना चाहें तो लग सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एक छोटी छोटी साइट्स ऐसी होती है जो कि किसी स्टेट पीसीएस के अंदर ही पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड साइट्स हैं जो कि आती हैं। अब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी तो कर नहीं रहे, अभी हम ओवरऑल क्लासेस ले रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, अगर यूपीपीसीएस से संबंधित अलग से क्लास लेके आएंगे तो उसमें ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो है ओवरऑल चल रहा था, हम मेन जो साइट्स हैं उनको पढ़ लेंगे, जिससे कि हम एटलीस्ट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकें। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये देखो, यूपीपीसीएस में 2009 में आया हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब वो विलुप्त हो गए हैं। ये क्या है, कथन है। अब इसका कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, खुदाई के दौरान प्रकट हुए तो सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है वो विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इस कथन की व्याख्या ये कारण कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सवाल भी अब फिर से, पहले तो आते ही थे काफ़ी एग्जाम्स में, लेकिन यूपीएससी भी इस तरह के सवाल को इस बार से उठाना उसने स्टार्ट कर दिया, ये कथन और कारण वाला। तो इस टाइप के पैटर्न पे भी तो प्रैक्टिस अपनी रखना है। अब इसमें क्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन एक सम्मिलित नहीं है। अपन ने मैप में अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ रखी है। यूपी में आलमगीरपुर है क्या, है, सही बात है। बनावली कहाँ पे देखने को मिला था अपन को, हरियाणा में, सही बात है। ये देमाबाद कहाँ पे देखने को मिला था, महाराष्ट्र में, सही है। तो ये जो तीनों सही है, तो गलत कौन है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे था, ये अपन को हरियाणा में भी देखने को मिला था। इसने कहा बताया, राजस्थान में। राजस्थान में क्या था, कालीबंगा था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा
याद करते हुए चलो। अपनी क्लासेस के बाहर बहुत कम सवाल बनेंगे। अब जैसे कि ये वाला सवाल देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व जो थे वो उपस्थित तो थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। हमने अगर स्टार्टिंग के जब हमने उद्भव से संबंधित देख रहे थे तो मेसोपोटामिया से ही इसका उद्भव हुआ। इस अवधारणा को खारिज करने में हमने इस तर्क का भी इस्तेमाल किया था कि वहाँ पे जो धार्मिक तत्व हैं वो मतलब ज़्यादा ही वर्चस्वशाली मात्रा में देखने को मिलते हैं मेसोपोटामिया में, लेकिन हड़प्पा में नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लग रहा है सीधा अपन को। दूसरा क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अपन ने वस्त्र उद्योग देखा था अभी कल ही, ठीक है, व्यवसाय वगैरह उसमें वस्त्र उद्योग भी आया था। किससे बन रहा था, मैंने क्लास में बताया था, कपास से वस्त्र वगैरह बना के वस्त्र उद्योग का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी निकल गया। ये जो सवाल अभी अपने किया, आसान सा सवाल है। कहाँ पे आया हुआ है, IAS के अंदर 2011 में प्रीलिम्स में, MPPCS के अंदर 2012 के अंदर। पहली बात तो रिपीटेशन है यहाँ पे, जो कि अक्सर होती भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, अपन ऑल ओवर लेके चल रहे हैं अभी तो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके अलग से टारगेट कर नहीं रहे। उसके बावजूद लगभग सभी एग्जाम्स में आने वाले सवाल हम लगा पा रहे हैं। वजह ये कि एग्जाम चाहे अलग अलग हो, टॉपिक तो एक ही है ना, टॉपिक की डिटेलिंग तो सेम है। हाँ, हो सकता है किसी राज्य में राज्य से संबंधित और ज़्यादा डिटेलिंग में आए, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एलिमिनेट तो हम आराम से उसमें भी कर लेंगे। और ऐसा है, देखो आप कहीं भी पढ़ लोगे तो आपको लगभग यही देखने को मिलेगा कि 10 में से 7-8 सवाल या फिर हद मार के 9 सवाल वहाँ से आ जाएंगे आपकी क्लास में से। आप कहीं से भी पढ़ो, एक आधा तो ऐसा आएगा जो कि उससे बाहर रहेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे ऐसे सवाल भी आपको इनसे डील करना भी सीखना ही है। कहाँ पे आपको सिक्स सेंस का यूज़ करना है, कहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, कहाँ एलिमिनेशन लगाना है, ये सब चीज़ें भी हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। ये UPPCS में आया हुआ है मेंस के अंदर 2012 में। क्या है, वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि लोथल कौन सी नदी पर है। ये अच्छे से याद है, हमने ट्रिक बना के बहुत अच्छे से इसको याद किया है, बार बार इसको रिपीट किया है। रंगपुर से भी इसको किया, तब भी हमने देखा कि लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी, ठीक है। तो यहाँ पे भोगवा नदी हो गया। हड़प्पा स्थल का लोथल, लोथल जो है इसके सवाल बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 2012 में यहाँ पे आ गया। UPPCS ने फिर 2009 में भी पूछ रखा है। उत्तराखंड का जो PCS है इसने 2010 में पूछ रखा है। फिर ये UPPCS ने उससे पहले भी पुराने में भी काफ़ी बार पूछ रखा है। तो लोथल जो है ना, ये एक टाइम पे बहुत फेवरेट रहा है इन एग्जामिनर्स का। और ऐसे ही जब 2021 के अंदर क्या हुआ कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसके अंदर धोलावीरा को शामिल किया गया। जैसे उसको शामिल किया गया तो धोलावीरा नया फेवरेट स्पॉट बन गया, तो उससे भी सवाल डालना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहती है, कुछ फेवरेट होते हैं। वैसे जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको अंदाजा भी पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जिनको मस्ट भी अच्छे से डिटेलिंग में याद करना ही जरूरी है। तो ऐसा एक लोथल भी है ना। अब अगला सवाल भी देखो। जैसे कि ये सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन शहर नगर कौन सा था। तो कौन सा था, लोथल। पत्तन क्या होता है, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। हमने क्या देखा था, बंदरगाह देखा था, है ना। पत्तन, इस बंदरगाह को और क्या क्या बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं, गोदीपाड़ा बोलते हैं, गोदी भी बोलते हैं, डॉकयार्ड भी बोलते हैं। ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, ये इनमें से कोई भी है, मतलब एक ही है, बंदरगाह, ठीक है। अब ये तो सवाल हो गए जो डायरेक्ट सीधे सीधे आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब कहीं भी आप क्लास लोगे तो कुछ चीज़ ऐसी भी होंगी जो कि हमसे मिसिंग होगी हर क्लास में, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल भी आते हैं जो कि आपको परेशान करने के लिए भी होते हैं कई बार। जैसे कि अभी वाला सवाल देखो, कहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बनावली। अब इस तरह के जो है हर सारे के सारे फैक्ट्स एक ही क्लास में अगर मैं पिरो दूंगा ना, तो वो क्लास कम फैक्ट शीट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है कि हम लोग क्लासेस में केवल उन चीज़ों को कवर करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर उनसे सवाल बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं। तो इसलिए ही आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ क्लास में मिस हो गई वो भी आप लोग यहाँ से कर लोगे, है ना। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यहाँ से कर लोगे। ताकि कुछ बहुत से फ़ायदे होते हैं यार, लगाओ। इतनी बार बोल रहा हूँ तो कुछ मतलब है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। फिर से बात, लोथल कब आया, 2011 में, BPSC ने पूछा। अब जैसे अगला सवाल देखो, ये है, रिक्त स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ते के साथ ऑप्शन देखने से पहले किसी का दिमाग चले तो क्या चलेगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, 1921 में हड़प्पा की खुदाई की किसने की, दयाराम साहनी ने की, ठीक है, रावी नदी के पास में। तो हड़प्पा होना चाहिए, लेकिन हड़प्पा ऑप्शन में भी नहीं, अगर होता तो भी वो गलत होता।
क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहले किसकी खोज की, ये पूछ रहा है कि जो टोटल खोज हो चुकी है जिन साइट्स की, उनमें से सबसे पुरानी एक्चुअली में है कौन। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की आधार पर यह अंदाजा है इतिहासकारों का कि जो बिरडाना है ना, बिरडाना कहाँ पे है, ये है हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। बिरडाना, इसको बिरडाना भी बोलते हैं, हरियाणा में फतेहाबाद के पास में है। ये है सबसे पुराना साइट अगर हड़प्पा की देखा जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल हो गए। अब बाकी जो सवाल है, मैं सारे सवाल तो नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो अगर आप लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो करो। और भी अगर कोई ऐसे सवाल मिलते हैं जो नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कोई चीज़ हमसे क्लास में मिस हुई है तो हम वो फिर से पढ़ा दी जाएगी। चलो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब क्या है, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल हमको पढ़ना था, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। क्या पार्ट थे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा हम कर चुके हैं, अब अगला पार्ट वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज, वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC तक है, ठीक है। 2 पार्ट में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये वाली कब तक है, कब से कब तक है, 1500 से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ने के अपने पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि मैं 1500 BC से स्टार्ट करूँ, जिसमें ऋग्वैदिक काल पूरा पढ़ा दूँ आपको, इसमें इसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सारी चीज़ें, राजनीतिक, ये सब कुछ पढ़ते हुए चले। और फिर इसके बाद में करते हैं हम क्या चलें, उत्तर वैदिक काल, और फिर ऐसा करते करते हम 600 BC तक पहुँचे। इसके अंदर फिर अलग से आर्थिक देखें, सामाजिक देखें, राजनीतिक देखें, धार्मिक देखें। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कंपेयर करते हुए पढ़ाता हूँ। दोनों को कंपेयर करेंगे ना अगर अपन, तो क्या है, आप दोनों के, आपके मन में इनका आपस में जो लिंकिंग है ना, वो अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। तो अब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं इसका भौतिक विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो बेसिकली इसका विस्तार जो है, ऊपर उत्तर की तरफ देखें तो हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक है, ठीक है। और अगर जैसे इसमें जो नदियाँ आती हैं, तो अब इन नदियों का आज जो नाम है ना, पहले एज इट इज़ नहीं थे, नाम अलग अलग थे, तो वो देखते हुए चलते हैं क्या नाम किस नदी का रहा है। जैसे जो विस्तृता है, विस्तृता कौन सी नदी को बोला जाता है, झेलम। अस्कनी चिनाब को बोला जाता है। परुषणी रावी को बोला जाता है। इस हिसाब से आपका हड़प्पा कहाँ पे है, परुषणी के पास में, ठीक है। विपाशा व्यास नदी को बोला जाता है। सरतुड़ी सतलज को बोला जाता है। और यहाँ पे सिंधु और एक सरस्वती, ये 7 नदियाँ उस टाइम पर रही, ठीक है। इनके नाम याद कर लेना क्योंकि इनसे सीधे सीधे सवाल आ जाता है कई बार, ठीक है। जैसे सवाल आ गया परुषणी कौन सी नदी को बोला जाता है, तो अपन बोलेंगे कि रावी को। तो ये इनसे सवाल आते हैं, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 नदियों को मिला के क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु क्षेत्र, ठीक है। सिंधु क्षेत्र से अपन ने वैसे पिछले हड़प्पा सभ्यता में भी बात की थी थोड़ी बहुत। तो इन्हीं 7 नदियों को इसको बोला जा रहा है सप्त सिंधु क्षेत्र, ये आर्यों का क्षेत्र है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो आर्थिक संरचना है ना उसके बारे में। जैसे कि ये लोग जो है, प्राथमिक पेशा क्या है इनका, पशुपालन है। प्राथमिक पेशा है पशुपालन, ठीक है। किस किस को, गाय, घोड़ा, ये है इनके सबसे मुख्य पशु जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है। गाय का हमने बात की थी, हड़प्पा में बहुत ज़्यादा महत्व था नहीं, मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं प्राप्त है। घोड़े के भी 2 जगह से साक्ष्य मिले, राणागुंडई और बापूकुर्दा सुरकोटदा से, ठीक है। तो अपन को 2 जगह से इसके साक्ष्य तो मिले, लेकिन तब इसको भी इतना महत्व प्राप्त नहीं था। लेकिन इस टाइम पर गाय को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे गौ पशुओं की महत्ता बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आप ऋग्वैदिक काल में जो जब देखोगे इनके नाम जो हैं, उनका नामों में ज़्यादातर गाय से जुड़े हुए नाम यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि राजा को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, गोप्ता, क्या बोला जाएगा, गोप्ता। समय को क्या बोला जाएगा, गोधूली। गाँव में तो अभी भी कई दादाजी वगैरह जो हैं वो शाम के टाइम को या सुबह सुबह का टाइम होता है ना, उसको गोधूली बोल देते हैं। तो ये नाम तो जैसे सुना लगा होगा गाँव के लोगों को। तो जैसे दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोला जा रहा है, गौयुति। तो वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज याद करनी ही बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यूँ हो कि भाई नहीं मेरे को ट्रिक बनानी है तो क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखो गोधूली समय, तो क्या है, समय समय पर धूल भरी आंधी चलती है। तो धूल समय समय पर, धूल भरी आंधी, गोधूली समय पर। इनको आपस में कंफ्यूज मत करना, युति धूली दूरी कर दो, ठीक है। तो जैसा पुत्री है, पुत्री को क्या बोला जा रहा है, दुहिता। जो गाय का दूध दोहती है उसको हम क्या बोलते हैं, दोहना। तो
पुत्री ही अक्सर घर में ये काम करे तो दुहिता। तो ज़्यादातर चीज़ों में ना गाय से जुड़ी हुई चीज़ों का नाम उसका यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे गाय है तो गाय को क्या बोला जा रहा है? अगन्य। अगन्य का मतलब क्या होता है? जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, मतलब जो पवित्र सेंस में भाई ये चीज़ बहुत पवित्र है तो उसको मारा नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी हो, ये बहुत ही बड़ा पाप टाइप में हो जाएगी ना, इस टाइप से। तो गाय को बोला जा रहा है अगन्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। अतिथि, अतिथि को क्या बोला जा रहा है? गोहंता। ठीक है, इस तरह की जो शब्दावलियाँ हैं उनमें भी गाय से जुड़ी हुई चीज़ों का सीधा सीधा इस्तेमाल मिलेगा। और इसी से हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो गाय है, आर्यों के लिए गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि भाई यहाँ पे देख रहे हो प्राथमिक पेशा क्या है? पशुपालन। पशुपालन में गाय का उन्होंने ज़्यादा पालन किया, क्योंकि गाय जो है उनका पेट भरने का काम तो गाय कर रही है। घोड़ा तो युद्ध वगैरह में या दौड़ने या कहीं दूर शिकार वगैरह करने में, इस तरह की चीज़ में काम आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कृषि की बात करते हैं। तो कृषि एकमात्र पेशा नहीं थी। यार ये पीपीटी सही से नहीं बनी हुई। यहाँ पे कृषि जो है वो एकमात्र चीज़ की होती थी। किसकी? यव की। यव बोले तो जो, जिसको आज हम जो बोलते हैं, उस टाइम पे क्या बोला जाता था? यव बोला जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे एकमात्र फसल है वो क्या है? यव, जो। ठीक है ना। व्यापार बहुत सीमित था। क्यों सीमित था? एकमात्र कृषि हो रही है, पशुपालन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। धातु वगैरह का यहाँ पे उद्योग ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। ठीक है, कौन किस प्रकार के व्यापार देखने को मिलेंगे? रस्सी से जुड़ी हुई कोई चीज़ें बना दी। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, रथ का निर्माण हो रहा है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, यही है इस टाइम पे जो व्यापार है। ठीक है, और जो अब व्यापार थोड़ा बहुत भी होगा ना, अगर तो भाई कुछ तो सिस्टम होगा कि बदले में क्या मिलेगा। तो इस टाइम पर भी हमको क्या मिलेगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसकी हमने हड़प्पा काल में भी बात की थी, बार्टर सिस्टम। ठीक है, इस टाइम पर भी बार्टर सिस्टम ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में भी बार्टर सिस्टम है। इस टाइम पर एक पानी नामक एक समूह था। ठीक है, ये जो पानी नामक समूह है ये क्या काम करता था? पशुओं की चोरी। ये व्यापार से जुड़ा हुआ है। पशु चुराएगा, बेचेगा, तो इनका ये व्यापार है। बताओ, बढ़िया व्यापार था। कंपटीशन ही नहीं है ज़्यादा, अपने बस मेहनत है सब की। इसके बाद में इस टाइम पे पैसा ब्याज पे देना, ये काम भी चलता था। सूदखोरी भी चलती थी। पैसा उधार दिया, बदले में ब्याज ले रहे। अब इसको वेकनाट बोला जाता था। जो सूदखोर था, जो ब्याज पे देता था, साहूकार, सेठ जो भी है, उसको वेकनाट बोला जाता था। ठीक है, इसको याद करने के लिए यार यूँ कर लो कि नकटा था। वो क्या था? नकटा था। एक बार जो दे दिया फिर ब्याज लेके ही मानेगा, नकटा था। तो कौन था? सूदखोर। इसको क्या बोला जा रहा है? वेकनाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋग्वेदिक काल की आर्थिक संरचना। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे? उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ चीज़ों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तभी कंपैरिजन करने को मिल रहा है, दोनों परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि इस टाइम पे कृषि जो है वो प्राथमिक पेशा बन गया। पहले क्या था? पशुपालन, अब है कृषि। अब ये कृषि प्राथमिक पेशा कैसे बना? तो इस टाइम पे लोहा जो है ना वो प्रचलित हो जाता है। अब जब लोहा प्रचलन में आता है तो वो सभी चीज़ों को परिवर्तन करके रख देगा। राजनीतिक अपन जो विशेषता पढ़ेंगे उनमें भी आपको परिवर्तन मिलेगा। ये आर्थिक संरचना में परिवर्तन मिल रहा है, सामाजिक उसमें भी परिवर्तन मिलेगा। इसका कहीं ना कहीं फर्क आपको धार्मिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग कि जैसे लोहे की वजह से यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। लोहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करोगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोहा है, ठीक है, लोहा और कोयला, ये दो चीज़ ऐसी है जो कि मतलब क्रांतियाँ करवा देगी, सब परिवर्तन होगा। आगे अपन जैसे इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लोहा और कोयले ने अपनी भूमिका निभाई है। ये भी एक मुख्य कारक रहे हैं उनके एकीकरण में। ये सब चीज़ें खैर अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोहे की वजह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब लोहे की वजह से परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो भाई खेती जो है, अगर आपको ज़मीन पे खेत चला रहे हैं, अभी तो क्या है ट्रैक्टर के पीछे से अपने वो हल वगैरह लेते हैं, लोहे के बने हुए सारे, अभी भी लोहे के ही है ना। पहले वो लोहे के नहीं थे, लकड़ी के थे, तो टूटते थे बार बार, ज़्यादा गहराई तक पहुँचते नहीं थे। लेकिन अब क्या, लोहा आ गया तो लोहे की चीज़ें बनने लगी, लोहे के औजार बनने लगे। तो जो हल हैं वो भी लोहे के बनने लगे, जिसकी वजह से जो ज़मीन है ना उसकी ज़्यादा गहराई तक उसकी जुताई होगी। इसकी वजह से इसकी उपजाऊता बढ़ेगी, तो उत्पादन जो है उसमें वृद्धि होगी, अधिशेष की मात्रा में आएंगे। तो इस तरह से लोहा जो है वो पूरा का पूरा युग परिवर्तनकारी रहा है अपने आप में। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना, अपन ने हड़प्पा के टाइम पे बात की थी कि हड़प्पाकालीन लोग जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा कब यहाँ पे प्रचलन में आ रहा है? ऋग्वेदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ये प्रचलन में आया। ठीक है, चलो अब जैसे कृषि जो है वो प्राथमिक पेशा बन गई। अब यहाँ पे फसलें भी जो पहले केवल
यव, क्या थी? यव बोले तो जो। अब केवल ये फसल नहीं है, गेहूं भी है, धान भी है, ठीक है। धान को क्या बोला जा रहा है? व्रीहि, ठीक है ना। ये फसलें भी आ गई। अब यहाँ पे उद्योग, अब उद्योग में पहले अपन ने क्या देखा? सीमित था। सीमित क्यों था? लोहे जैसी चीजें थी नहीं, रस्सी वगैरह बना रहे हैं, रथ का निर्माण कर रहे हैं, लकड़ी से बन रही ज़्यादातर चीजें, तो उद्योग भी सीमित था। अब लोहा आ गया, तो लोहे की धातु से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। तो युद्ध अस्त्र हैं, ठीक है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लग गया, तो युद्ध अस्त्रों का उद्योग बना। लेकिन फिर इसके बावजूद भी लोहा आ गया, नया उद्योग निकल आया कि लोहे से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो बनाई जाएगी। इसके बावजूद भी जो व्यापार है वो अभी भी सीमित ही बना हुआ है, और अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही देखने को मिल रही है। यहाँ तक भी प्रचलन में क्या है? बार्टर सिस्टम ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिले साक्ष्यों की माने तो कुछ जगह पे, कुछ ही जगहों पर आहत मुद्राएं मिली हैं। आहत मुद्रा क्या है? जिनके ऊपर मतलब ऊपर से चोट कर छेद करके कुछ चित्र वगैरह कुछ भी बना दिए हैं, तो वो बोली जाती है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा तो मिली है, लेकिन प्रचलन में बिल्कुल नहीं है। प्रचलन में क्या है? बार्टर सिस्टम। तो ये उत्तर वैदिक काल की आर्थिक संरचना हो गई। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक संरचना की। तो जैसे ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पे राजनीतिक दशा देखते हैं। इस टाइम पे जो समाज है वो कैसा है? कबीलाई समाज यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा है? कबीलाई। जो कुछ लोग आए ग्रुप में रहने लगे, ये कबीला हो गया, यहाँ पे ये एक कबीला हो गया, ठीक है, ये भी कबीला हो गया। इस तरह से कबीलाई समाज है। राजा है, राजा को क्या बोला जा रहा है? जनस्य गोप, जनस्य गोप, जनस्य गोप, क्या बोला जा रहा है? जनस्य गोप। राजा को और क्या बोला जा रहा था? गोप्ता। अपन ने क्या देखा था? गोप्ता, ठीक है। जो मुखिया है या राजा है उसको क्या बोला जा रहा है? गोप्ता। अच्छा, यहाँ पे जो राजा नाम से आप लोग जो राजा नाटकों में या कहीं मूवी में या जो सोचते हो वो वाला राजा नहीं, इस टाइम का राजा एकदम अलग ही है। अपन आगे जैसे ये देखो, ये जो प्रतिनिधि संस्था है, ये कौन है? ये राजा पे अंकुश लगा के रखने वाली संस्था है एक तरह से। राजा वैसा वाला राजा नहीं है, ये एक तरह से मतलब चुना जा रहा है। इस टाइम पर राजा जो है उसका चुनाव हो रहा है, चुन के राजा बनेगा। उसका बहुत सीमित काम है, सीमित जिम्मेदारियां हैं, और सीमित उसको शक्तियां भी हैं। निरंकुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है राजा पे इस टाइम पर। यहाँ पे जो संस्था है पहले की प्रतिनिधि संस्था है वो देखो, जैसे विदत। विदत जो है वो सबसे पुरानी संस्था देखने को मिलती है आर्यों के अंदर। प्राचीनतम संस्था है विदत। सभा, ये जो है ये वृद्ध लोगों की संस्था कहलाती है, ठीक है। सभा वृद्ध लोगों की संस्था कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि आज राज्यसभा है अपनी, ठीक है, राज्यसभा। अब इनकी राज्यसभा है एक तरह से सभा, ठीक है। इसमें वृद्ध लोग बैठे हैं और इसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है राजा के ऊपर, सबसे ज़्यादा नियंत्रण इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वृद्ध लोग हैं, ये जो वृद्ध और अनुभवी लोग हैं ना, ये लोग क्या काम करेंगे? न्याय का काम करेंगे। भाई देखो, जो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड निकाल देगा, बहुत सी गलतियों को कर करके सीख लेगा, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव प्राप्त कर लेगा, अगर वो न्याय का कार्य करेगा ना तो वो बहुत समझदारी से काम करेगा। अगर आप, मैं, हमारी जो एज में लोग हैं, इनको अगर न्याय का कार्य दोगे तो बहुत उत्तेजित हो जाता है। किसी पल पर हो सकता है किसी ने कोई छोटा सा काम किया, आप लोग बहुत उत्तेजित हो जाओगे उसको लेके, मार धाड़ खूब होती है अपनी एज में। तो इसलिए जो न्याय जैसा जो महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, ये किसको दिया गया है? जो वृद्ध और अनुभवी लोग हैं उनको। इसके अलावा और क्या संस्थान है? समिति। समिति क्या काम है? राजा का निर्वाचन करना। समिति क्या काम करेगी? राजा को निर्वाचित करेगी। समिति बोले तो आज की लोकसभा। तो लोकसभा क्या काम करती है? मुख्यतः पीएम का चुनाव हो गया एक तरह से। लोकसभा में जिसका बहुमत है वो उसी का पीएम बनता है। तो उस टाइम का पीएम कौन? राजा। तो ये जो समिति है यही काम करेगी पीएम को चुनने का या राजा को चुनने का। और इसमें क्या होता है? वाद विवाद, बिल्कुल आज की लोकसभा की तरह। अब जैसे यहाँ पे प्रशासनिक इकाई भी देखने को मिल रही है। प्रशासनिक इकाई से मतलब क्या है? जैसे कि आज आपका गांव है, उससे छोटा मोहल्ला है, उससे छोटा आपका परिवार है। इस टाइप में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परिवार। उससे बड़ी इकाई मोहल्ला, उससे बड़ी गांव, उससे बड़ी आसपास का जो बड़ा गांव हो गया, तहसील होगी, जिला हो गया, राज्य, फिर देश, ठीक है। इस तरह से काम करती है। उस टाइम पे भी प्रशासनिक इकाई थी। एक वैदिक काल में क्या देखने को मिलेगी? प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी परिवार, उसके बाद में विश्व, इसको आप एक तरह से जिला मान लो, ठीक है, जिला। फिर जन बोले तो राज्य। ये राज्य जन का मतलब नहीं है, ये समझने के लिए, अपनी समझ के लिए कि राज्य जन मतलब राज्य की तरह। जब ये उस ऋग्वैदिक काल की बात है जब कबीलाई समाज था, ठीक है, कबीलाई समाज था सब कुछ, तो वहाँ पे जन कितना बड़ा होगा? आपका जो मोहल्ला है ना उससे बस थोड़ा बहुत बड़ा है ना, थोड़ा बहुत बड़ा। ये ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है। विश्व उस जो पूरा मोहल्ला है, विश्व मतलब जब आपका पूरा मोहल्ला है उसमें आपकी गली या आपकी 3-4 गलियों को मिला के बात की जाए,
केवल एक गली मान लो, और परिवार मतलब उस गली के अंदर पर्टिकुलर आपका घर, समझ गए ना, ये समझने वाली बात है। तो इसका कंपेयर करेंगे अपन उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा से। अब यहाँ पे क्या होता है, राजा की शक्ति बढ़ती है। राजा की शक्ति क्यों बढ़ रही है? राजा की शक्ति बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, लोहा। इसने अपनी इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया। तो इस टाइम पे इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो कृषि क्षेत्र है ना, उसका विस्तार होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि लोहे से हम क्या बनाएंगे? हल, और जो बाकी की तकनीक है वो भी बनेगी। उनका इस्तेमाल जब आप जुताई करने के लिए करोगे तो ज़्यादा गहराई तक जुताई कर पाओगे, ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसकी वजह से राजा को उत्पादन कर मिलने लगेगा। कितना? 1/16। कितना मिलेगा? 1/16 उत्पादन कर मिल रहा है। और क्या होगा? लोहे से बनेंगे शस्त्र। जो शस्त्र हैं वो राजा को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे, राजा की शक्ति में से बढ़ोतरी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे एक चीज़ देखो, तो ये राजा है। अब आज के टाइम पे अपन जिन राजाओं को सोचते हैं या समझते हैं, ये वैसा राजा नहीं, ठीक है ना, ये वैसा राजा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे तो क्या राजा अपन जो मानते हैं, जो हमने मिडाइवल में हम जैसे जाके आगे पढ़ेंगे और जो मूवीज वगैरह में देखा है, उन राजाओं का क्या काम है? युद्ध करना है, अपने बहुत बड़ी प्रजा वगैरह है उनको संभालना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए। इस टाइम पे कबीलाई समाज है, ठीक है, कबीलाई समाज से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है समाज। तो इस टाइम के राजा का काम इतना सा है कि चूंकि अब कृषि आधारित इनकी व्यवस्था बनने लगी है, कृषि इनका प्राथमिक पेशा बन चुका है। तो कृषि जब होगी अगर, तो एक जगह पे ठहराव भी होगा। ये अलग अलग जगह पे जा जाके तो अपना बसाएंगे नहीं, एक जगह पे ठहराव होगा तभी तो वहाँ पे कृषि कर पाएंगे। नई नई जो फसलें हैं, जैसे जो है अभी अपन बात की जिसको यव बोला जा रहा था, ठीक है, धान है, गेहूं है, ये जो फसल उगाएंगे तो एक ही जगह पे उगेगी ना, तो इनको उसी जगह पे रहना पड़ेगा। अब वो जो लैंड है, ठीक है, वो जो भूमि है, उस भूमि का महत्व भी बढ़ने लगा, तो इनको भूमि चाहिए। कृषि क्षेत्र जैसे 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 ज़्यादा होता जाएगा तो कृषि जो जिन जगह पे हो रही है वो जगह ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास, ठीक है, तभी तो क्या है, वो जो इनका जो कबीला है वो ज़्यादा फलेगा फूलेगा, जो व्यापार हो रहा है जो आसपास में वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से कृषि क्षेत्र का विस्तार करना भी एक मुख्य चीज़ होगी इस टाइम पे। तो अब राजा के ऊपर जिम्मेदारियाँ क्या बनती है कि पहली बात तो जो जगह उनके पास है, जो उसके कबीले के लोगों के पास जो जगह है उसकी रक्षा करें, क्योंकि आसपास के जो कबीले के लोग हैं वो भी उस पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि अब जो भूमि है वो सबको चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लोहा है वो किसी एक कबीले को मिल गया, बाकी कबीले तो लोहे को जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पे लोहा देखने को मिल रहा है, अब सबके पास है। सबको पता है कि भूमि जितनी ज़्यादा होगी, वो भी नदी वाले इलाके के आसपास कोई उपजाऊ भूमि है, तो हर कोई चाहेगा कि वहाँ पे जाकर भूमि ले ले, क्योंकि वहाँ पे भूमि मिलेगी तो ज़्यादा कृषि का उत्पादन होगा, ठीक है। अब इस टाइम पे भी प्रशासनिक इकाई होगी। देखो फिर से पीपीटी में गलती हो रही है, चलो कोई नहीं, ये है प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई है, ठीक है। अब प्रशासनिक इकाई जैसा अभी अपन ने पहले बात की, वहाँ पे क्या था? परिवार, उससे बड़ा मोहल्ला हो गया आपका विश्व, उससे बड़ा जन हो गया जो राज्य के रूप में देखा था, विश्व जो था जिले के रूप में देखा था। अब उत्तर वैदिक काल में जो कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लोहा प्रयुक्त होने लगा है, तो यहाँ पे वो जो अवधारणा है ना वो थोड़ी बड़ी होने लगेगी, ठीक है, वो एक बड़ा रूप लेने लगेगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या है? गाँव। सबसे छोटी इकाई गाँव, उससे बड़ा क्या होता है? बड़ा गाँव, तहसील या जिला मान लो, विश्व, जन मतलब राज्य, ठीक है। इस टाइम के आज के राज्य के हिसाब से नहीं देख सकते, आज के राज्य में तो ऐसे कई जन और जनपद आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जन, जो आज के हिसाब से तो आपका जो छोटा जिला है ना वही उनका जन था, उससे बड़ा जनपद, 5-6 जिलों को मिला के उनका जनपद बन गया। इतनी लैंड एरिया था उनके पास वैसे, लेकिन उनके लिए तो वो सबसे बड़ा था, तो जनपद हो गया। तो ये उस टाइम की प्रशासनिक इकाई है। तो ये अपने इन दोनों का कंपेरिजन कर लिया। अब अगला क्या करेंगे अपन अब तो क्या क्या कर लिया? आर्थिक देख लिया, ठीक है, आर्थिक संरचना देख ली, राजनीतिक दशा देख ली। अब अगला अपन जो पढ़ेंगे वो है सामाजिक संरचना। तो ऋग्वेदिक काल की सामाजिक संरचना देख लेते हैं, तो इसको अपन कंपेयर करेंगे किससे? उत्तर वैदिक काल से। तब देखो ऋग्वेदिक काल की जो सामाजिक संरचना है उसमें क्या देखने को मिलेगा? वर्ण व्यवस्था टेम्पर है। कितने वर्ण होते थे? 4 वर्ण। वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण था, ठीक है, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, ये 4 वर्ण उस टाइम पर थे, और इनमें लचीलापन भी था, ठीक है। जैसे एक ही परिवार के अंदर 4 वर्णों के लोग हो सकते हैं। मान लो आपके पिताजी जो है वो शिक्षक हैं, तो वो क्या हो गए? ब्राह्मण वर्ण के हो गए। आपकी माताजी जो है वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वैश्य वर्ण में आ गए। आपका भाई है, अभी मान लो आर्मी में है, अगर उस टाइम पे आप लोगों की ऐसी फैमिली होती तो वो क्या होते हैं? वो क्षत्रिय वर्ण से कहलाते हैं। और आप हो तो आप लोग यहाँ पे मेहनत तो कर ही रहे हो खैर, लेकिन ये वाली मेहनत नहीं। अगर आप इसके साथ साथ कोई ऐसा काम भी कर रहे हो जिसमें मजदूरी जैसा कोई काम है शामिल, आप इस कौन से उससे कहलाओगे? तो आप शूद्र वर्ण से कहलाओगे,
ठीक है। तो इस तरह से एक ही परिवार में चारों वर्ण उस टाइम पे हो सकते थे, ठीक है। इसका जिक्र कहाँ मिलेगा? जो अपना ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल में, उसके 10वें मंडल में, ये देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त जो है ना, उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र है कि उस टाइम पे 4 वर्ण देखने को मिलते थे। दास प्रथा उस टाइम पर मौजूद थी, लेकिन दास प्रथा वैसी नहीं थी जैसे कि अमूमन लोग मानते हैं। उस टाइम पे दासों की स्थिति भी बहुत ठीक थी, उनको आर्थिक कार्यों में संलग्न नहीं किया गया था, उनको घरेलू कार्यों में लगाया गया था, ठीक है। तो दास प्रथा बहुत ज़्यादा शोषणमूलक नहीं थी। अच्छा, इस टाइम पर ना युद्ध भी हुआ। अब युद्ध क्यों हुआ? युद्ध होने के इससे पहले तो हमने देखा युद्ध इस लेवल पे कभी देखने हुआ हो। इस टाइम पे क्या आ गया? लोहा। लोहे से क्या होता है? लोहे से कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ा। तो अब इनको ये समझ में आया कि जितनी बड़ी लैंड एरिया अपने पास, जितना बड़ा लैंड एरिया होगा, जितनी बड़ी भूमि अपने पास होगी, उतना ही ज़्यादा हम उत्पादन कर पाएंगे। तो इस टाइम पे एक नई प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है, और वो प्रतिस्पर्धा यही है कि हम हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार करें। तो अब राजा के ऊपर ये भी एक नया दायित्व है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर विस्तार करो, रक्षा करने के साथ साथ विस्तार करते चलो। अभी अपन ने इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो इस टाइम पे युद्ध हुए। अब ऐसा ही एक बहुत फेमस युद्ध है, जो कौन सा है? दसराज युद्ध, जो कहाँ पे हुआ? परुष्णी नदी के पास में हुआ। परुष्णी नदी मतलब रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। देखा था स्टार्टिंग में। इनके आपको खुद से दिमाग में आना चाहिए, अटेंटिव मोड में लोगे तो खुद से दिमाग में आएगा। तो परुष्णी मतलब रावी नदी, उसके तट पे एक युद्ध हुआ, दसराज युद्ध। अब दसराज युद्ध क्या सीन था इसका? तो भरत कबीला था, उसके सामने 10 कबीले थे, ठीक है। इन कबीलों में जो आर्य आए थे बाहर से, वो आर्य भी थे। उसके अलावा जो यहीं के लोकल थे, जिनको अनार्य बोला गया, अनार्य, ठीक है, वो भी थे। उनको मिला के 10 कबीले थे। इनका आपस में युद्ध होता है और भरत कबीला इसमें विजयी होता है। तो ये था दसराज युद्ध। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर दसराज युद्ध के बारे में जिक्र है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे ऋग्वेदिक टाइम पे स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी कैसे थी? इनको शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। इनको जो ये राजनीतिक कार्य है इनका अधिकार था, प्रतिनिधित्व जो संस्थाएं थी उनमें भाग लेने का अधिकार था, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। आज नहीं दे पा रहे हम, हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखे तब दे गए। देख रहे हो? मतलब यार ठीक है, तुम समझदार हो, उसी टाइम पे ज़्यादा अच्छा था अपने लिए। नहीं, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इस टाइम पे सती प्रथा जैसी कोई कुरीति नहीं है। इस टाइम बाल विवाह जैसी कोई कुरीति नहीं है। बाल विवाह तो होगी भी, सब खुद चुनने का अधिकार, तो एक सर्टेन एज में आने का चुने ही। तो बहुत सारी चीज़ों के मामले में उनका अधिकार है। ये पर्दा प्रथा जैसी चीज़ उस टाइम पे नहीं देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के स्त्री की जो दशा है बहुत अच्छी है उस टाइम पे। लेकिन यही जब उत्तर वैदिक काल में आप आओगे तो चीज़ें बदलने लगी। क्या क्या बदला इस टाइम पे? इस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल हो गई। उसको क्या कर दिया गया? जन्म आधारित कर दिया गया। अब इसको जन्म आधारित हुई क्यों? घूम फिर के इसका रीजन भी क्या निकलेगा? लोहा। कैसे? क्योंकि राजा जो है वो शक्तिशाली हुआ। अब शक्ति जो है ना, तो एक कथन है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। मतलब कि जब आपके पास पावर आएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं करप्ट करेगा। तो जो राजा है, जब उसको शक्ति का एहसास हुआ, बोले यार शक्ति तो है, तो वो क्या चाहेगा कि जो मेरा बेटा है वही राजा बने। तो जो प्रतिनिधित्व जो थे, जो लोग उसको मतलब चुनते थे, ठीक है, उन लोगों को वो कमज़ोर करेगा धीरे धीरे। लोहे ने उसकी ताकत बढ़ाई तो उनकी स्थिति अपने आप कमज़ोर हुई। उसको चाहिए मेरा बेटा भी बने। तो उसने बोला कि अब राजा का काम है लड़ना या इस टाइप की चीज़ है, तो वो कौन से उसमें आ रहा है? क्षत्रिय में। तो वो चाहता है कि उसका बेटा जो है वो भी क्षत्रिय कहलाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ब्राह्मण के पास जाएगा, बोले कि यार आप एक काम करो, ये अनाउंस कर दो कि मेरा बेटा ऑटोमेटिक क्षत्रिय रहेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है, ठीक है, मतलब मुझसे ही मेरा ही बेटा है तो वो भी क्षत्रिय होगा। तो ये जन्म आधारित कर दो। बदले में ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? उनको मिलेगा खूब सारी दान दक्षिणा। वो क्या करेंगे? बोले ठीक है साहब, आपसे तो जन्म आधारित है, जन्म आधारित हम वर्ण व्यवस्था करेंगे, कोई कर्म आधारित नहीं है। तो अब आपका बेटा क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय होकर वो क्या बन जाएगा? वापस धीरे धीरे राजा बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें भी लोहे ने अपनी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं लालच भी है। ये जो अपना राजा है, इसकी जो ताकत की जो भूख है, उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जन्म दिया। ब्राह्मणों के लालच ने इस चीज़ को जन्म दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका मुख्य कारण क्या है? लोहा। अगर लोहा नहीं आता, राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनता, तो इन सब चीज़ों की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 वर्ण हैं, इस टाइम पे डिसाइड कर दिया गया। इससे पहले तो चूंकि कर्म आधारित था ना, तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा जटिलताएं थी नहीं, बहुत सारे नियम नहीं थे। लेकिन इस टाइम पे जब जन्म आधारित कर ही दिया, तब अपन को कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने एक बार कल की क्लास में, आपको याद हो, मैंने बात की थी यार, हमेशा से मेन चीज़ क्या रही है? पैसा।
दो वर्ण होते हैं बेसिकली, ये चार वर्ण वगैरह ये सब फैकोलॉजी है। मेन वर्ण है दो, पैसे वाला, बिना पैसे वाला। जब बाकी जिन जिनके पास पैसा आता गया, ठीक है, उन वर्णों को एक कैटेगरी में रखा, जिनके पास पैसा नहीं है उनको एक कैटेगरी में रखा। अब कोई तो चाहिए ना सेवा करने के लिए, पैसा है तो भाई आप घर पे नौकर रखते हो, तो कोई तो चाहिए सेवा करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो तीन वर्ण हैं, चार में से तीन वर्ण हैं, बोले कि ये तो है भाई अपर लेवल के। क्यों? क्योंकि इनको बोला जाएगा द्विज, मतलब दो बार जन्म लेंगे, इनका पुनर्जन्म भी संभव है। लेकिन एक है शूद्र, ये क्या है, ये द्विज नहीं है, ठीक है, इनका वापस जन्म नहीं होगा। इनको मोक्ष वगैरह या जो भी चीज़ की प्राप्ति होगी वो कैसे होगी, इन तीनों वर्णों की सेवा करने से। ये नियम उस टाइम पे बना दिए, और ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी कैटेगरी में काम करेंगे। वो ऐसा नहीं क्षत्रिय बन जाएंगे काम योद्धा बन के या पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनसे कम कर ली गई ताकि जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसका केंद्र इन्हीं के पास में इर्द गिर्द घूमता रहे। राजा नहीं चाहेगा कि कोई और आके राजा बन जाए, ठीक है। राजा क्या चाहेगा, मेरे बाद मेरा बेटा राजा बने। तो उसको नीचे पे कोई भी बिजनेसमैन है वो आए राजा बन जाए, तो बोलेगा नहीं भाई तुम वैश्य हो, तुम्हारा काम बिजनेस है, तो तुम्हारे बच्चे बिजनेस करेंगे। तुम्हारे बच्चे मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, मेरे बच्चे की सत्ता को चुनौती कोई नहीं देगा। ब्राह्मण है, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ा, और कोई काम नहीं करेगा, तू राजा नहीं बन सकता। हर कोई अपनी सत्ता को बचा के रखना चाहता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये जो लालच है ना अपनी सत्ता को बचाए रखना, इसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा जटिल होती गई। और इस टाइम पे चार आश्रम की अवधारणा देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चार आश्रम की जो अवधारणा है ये कहाँ देखने को मिलेगी, जबालोपनिषद में। यहाँ पे जबालोपनिषद में कौन कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चार आश्रम बनाए गए थे उस टाइम पे। और क्या था उस टाइम पे, 16 संस्कार की अवधारणा थी, ठीक है ना। 16 संस्कारों की अवधारणा थी, जो अपने पैदा होने से लेकर मरने तक बीच में जो भी होता है ना, ये आप बचपन में अपने ये बाल वगैरह मूड़ते हैं, कान छिदवाना, नामकरण करना, ये सारे संस्कार हैं, ठीक है। जैसे आप वैवाहिक संस्कार, एक वैवाहिक संस्कार ये है 15वां। इसके बाद में सीधा मृत्यु, अंत्येष्टि संस्कार संभव है। फिर क्या है, चार पुरुषार्थ की अवधारणा दी गई उस टाइम पे। क्या क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पे धर्म वो वाला धर्म नहीं है, रिलीजन वाला धर्म से संबंधित नहीं है। ये धर्म है आपके कर्तव्य से संबंधित, कि अब आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य आप निभाते रहो, ये आपका एक पुरुषार्थ है, ठीक है। अर्थ, पैसा कमाओ, धन कमाओ, आपका परिवार अच्छे से पल सके। काम, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम भी एक पुरुषार्थ के रूप में देखा गया, क्योंकि अगर ये पुरुषार्थ नहीं रखोगे, इस चीज़ से आप लोगों को दूर हटाओगे, तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे। सृष्टि का विनाश तो बहुत पहले हो जाएगा इस तरह से। आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज के टाइम पर समस्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ना बढ़े तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग आखिरी हो, आप कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे मरना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे कोई है ही नहीं, केवल जानवर, ठीक है ना। इसलिए ये भी एक पुरुषार्थ की तरह स्थापित किया गया है, क्योंकि ये भी आवश्यक है। उस टाइम पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो थी भी नहीं, टाइम पे बहुत कम थी, तो उनके लिए ज़रूरी था कि पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। बट तुम लोग इसको फॉलो ज़्यादा मत करना, अपन को पॉपुलेशन अब थोड़ी मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया नया पैदा करके छोड़ देते हैं। तो काम भी उस टाइम पे स्थापित किया गया पुरुषार्थ की तरह। अब आज के टाइम पे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, ठीक है ना। उस टाइम पे ठीक था, उस टाइम की पॉपुलेशन कम थी ना, लैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी भूमि है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी जगह पे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आप लोग, कभी युद्ध होगा तो ज़्यादा लोग चाहिए सामने वाले राज्य को हराने के लिए, क्योंकि जो सेना की जो तादाद थी उस टाइम पे, शस्त्र बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, तकनीकें बहुत ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पे, हुई नहीं थी। लोहा नया नया आया, नई नई चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, तो आमने सामने युद्ध हो रहा है, तो तादाद बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। इसके बाद में क्या है, मोक्ष। भाई जीवन में आपने कर्तव्य निभा लिए, पैसा कमा लिया, अपने जो वंश है उसको आगे बढ़ाने का काम कर लिया, अब बचता क्या है, जाओ भगवान के घर, मोक्ष की प्राप्ति करो। उस टाइम पर भी अध्यात्म की तरफ आखिर में इंसान जाए ही जाए, इसलिए मोक्ष को भी एक पुरुषार्थ की तरह स्थापित किया गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो और क्या अवधारणा थी, देखो संस्कारों की अवधारणा हो गई, वर्ण वाली अवधारणा अपन ने देख ली, क्या आश्रम थे वो अपन ने देख लिए, पुरुषार्थ थे चार वो भी अपन ने देख लिए। इसके बाद में त्रिऋण की बात की गई, 3 ऋण। तो 3 ऋण भी देख लेते हैं, कौन कौन से। देव ऋण, भगवान के प्रति क्या उनका क्या ऋण चुकाना है। उन्होंने इस पूरे सृष्टि की रचना की, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। अब आप हवा ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो भगवान ने बनाया। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को माने और कुछ लोग इस चीज़ को ना भी माने भगवान को, अपने अपनी मत है। लेकिन एक तो जो सर्वमान्य मत तो यही है कि भाई बनाने वाला कोई है, उसके प्रति एक ऋण है। उस टाइम पे भगवान को यही है कि भाई भगवान ने बनाया तो भगवान के प्रति ऋण हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे फिर से
ठीक है, कोई नहीं, ये ऋषि ऋण है, ठीक है ना। अब ऋषियों के प्रति क्या ऋण, तो ऋषि ही बोल है जो अपना पूरा वक्त निकाल के, ठीक है, पूरा वक्त निकाल के क्या काम कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको आंतरिक मन की शांति मिलेगी। आप जो मेडिटेशन आज कर ले रहे हो, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, किसी न किसी ऋषि ने की होगी, खोज की होगी इस बारे में भी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण वगैरह कैसे करना है, मंत्र नए नए बनाए जिससे भगवान प्रसन्न हो, या इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने जो भी खोज की, उन तक आज हमारी पहुंच है, तो उनके प्रति हमारा एक ऋण बनता है ना। हम उनकी बताई हुई चीज़ों का, अब कई लोग हैं, जैसे मैं भी खुद भी खाना खाने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जिन्होंने बनाया, मेरा उनके प्रति एक ऋण हो गया, मैं उनकी बनाई हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका कर्जदार हो गया मैं। तो ये एक वो ऋण है जो ऋषि ऋण है, जो हमारा उनके प्रति बनता है। फिर पितृ ऋण, पितृ ऋण क्या है, हमारे पिता की वजह से ही हम इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारा भरण पोषण किया। तो पितृ के अपने जो पिता हैं उनके प्रति हमारा जो ऋण है, ठीक है, हम जिस कर्तव्य को निभाते भी हैं, भारत में तो अच्छे से निभाते हैं लोग, बाकी बाकी धीरे धीरे समाज में आजकल ये चीज़ें कम भी हो रही हैं, लेकिन पिता के प्रति भी एक ऋण बनता है, और उस ऋण की बात यहाँ पे ये की गई है, ठीक है। तो ये त्रिऋण की होगी। अब इस टाइम पे क्या, महिलाओं की दशा में भी गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट कैसे, जो पहले हमने क्या देखा, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा नहीं है, ये घूंघट प्रथा नहीं है, इस टाइप की जो भी कुरीतियाँ नहीं है, अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लग गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को दुखों का कारण माना जाने लगा, तो अब महिला की स्थिति धीरे धीरे अपन नीचे देखने लगे यहाँ पे। फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार हवा में गया, क्यों, क्योंकि अब बाल विवाह स्टार्ट हो गया। अब बचपन में अगर किसी की शादी कर दी जाएगी तो चुनने वाला तो सीन बहुत बाद की बात है, बाल विवाह जैसी चीज़ स्टार्ट हुई, ठीक है ना। पढ़ने का अधिकार धीरे धीरे उनसे छीन लिया गया जाने लगा। फिर जो ये समाज की गतिविधियाँ जो हैं, जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी, उनके अंदर उनकी जो गतिविधियाँ, उन हर जगह से उनको सीमित किया जाने लगा, उनको घर तक सीमित किया जाने लगा, ठीक है। जो ये बोलने की स्वतंत्रता है सबके सामने, किसी भी डिबेट में पार्ट लेना, इस चीज़ से उनको बंदिश कर दी गई। तो महिलाओं की ओवरऑल स्थिति में यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिलती है, उनकी जो स्वतंत्रता है उनको कम कर दिया गया इस टाइम पर, ठीक है। तो ये हो गई उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना। अब अपन बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की, धार्मिक जो विश्वास है वो क्या क्या रहे। तो ऋग्वेदिक काल के टाइम पे है ना, उपासना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी है। हम भगवान की क्यों अरदास करें, ताकि हमें कुछ ना कुछ बदले में मिले, ठीक है, भौतिक सुखों की प्राप्ति कर पाए। आज भी कई अपन जाते हैं, वो हे वो गणपति पप्पा मेरा ये वाला काम करवा देना, जय हो शिव जी की, मेरे नौकरी लगवा दो, ठीक है। उपासना की पद्धति क्या है, तो प्रार्थना सर्व प्रमुख है। अभी तक क्या है, ऋग्वेदिक काल चल रहा है, ये ऋग्वेदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा नीचे स्तर पर आ जाएंगी। इस टाइम पे प्रार्थना जो है वो सर्व प्रमुख है, जो आप भगवान से प्रार्थना करते हो उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यज्ञ कर्मकांड, वो जो है कम है, उनका महत्व कम है, और जो यज्ञ होते थे वो भी कर्मकांड रहित होते थे, ठीक है ना। तो उसमें चढ़ावा चढ़ाओ, सोना वगैरह दान दो, दक्षिणा दो, बलि दो, ये सारी चीज़ें बहुत कम थी उस टाइम पे, इसका महत्व भी बहुत कम था। प्राथमिक महत्व है प्रार्थना का, जो हम भगवान से सीधे करेंगे, ठीक है। फिर मूर्ति पूजा नहीं थी इस टाइम पे, मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ इस टाइम पे। मूर्ति पूजा इससे पहले हड़प्पा में देखने को मिल गया, लेकिन इस टाइम पे मूर्ति पूजा नहीं हो रही है। मंदिरों का निर्माण भी इस टाइम पे नहीं हो रहा है, ठीक है। मंदिर वगैरह यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इस टाइम पे प्रकृति की पूजा हो रही है, ठीक है। प्रकृति की पूजा पहले भी हो रही थी, प्रकृति देवी की पूजा, मूर्ति जिसके पेट से पेड़ निकला हुआ है, जिसको प्रकृति देवी माना गया, उनकी पूजा हो रही थी। इस टाइम पर भी प्रकृति की पूजा हो रही है, ठीक है। इस टाइम पे जो भगवान जिनको बहुत ज़्यादा महत्व मिला वो कौन है, इंद्र। इंद्र को यहाँ पे सर्व प्रमुख देवता माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार इनके नाम का इस्तेमाल भी किया गया। ये युद्ध और वर्षा के मुख्य देवता हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख भी इनका है, इनको पुरंदर भी कहा गया है। इस बारे में तो हमने जिक्र किया था, पुरंदर मतलब किलों को ढाने वाला, ठीक है। बाद में देखें तो और कौन से देवता हैं, अग्नि। अग्नि जो है उनको माना गया है कि जो इंसान है और जो भगवान है, इंसान और भगवान के बीच का पुल का काम करता है। कैसे, शिव जी के नाम पे आप यज्ञ कर रहे हो, उसमें आप यज्ञ के अंदर आहुति दे रहे हो, तो वो आहुति जा रही किसके नाम पे, शिव जी के नाम पे। तो ये जो मध्यस्थ का कार्य है वो कौन कर रहा है, वो यज्ञ के अंदर जो आग है, अग्नि देवता है, वो काम कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक ये कॉन्सेप्ट ऐसा कैसा है कि आप अग्नि के अंदर कोई चीज़ चढ़ाते हो, आपको आप अपना ये विश्वास रहता है कि वो चीज़ भगवान तक पहुँचेगी, ठीक है। तो मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ का कार्य कौन करेगा, अग्नि। यज्ञ का भी देवता है, क्योंकि यज्ञ में मुख्य चीज़ क्या है, अग्नि, तो अग्नि यज्ञ का भी देवता है। इसके अलावा एक और भगवान कौन है, वरुण। वरुण बोले तो जो पानी है ना, वो वरुण पानी का ही एक सिनोनिम है, तो वरुण देव है। इनको बोला गया कि ये नैतिकता के संरक्षक हैं, ठीक है। अब नैतिकता तो मेरे को क्या एक्सप्लेन करना, आप समझ रहे हो नैतिकता का मतलब क्या है।
ठीक है, तो ये नैतिकता के वो हैं। ऋतस्य गोप कहा गया इनको, वरुण को क्या बोला गया, वरुण देव को ऋतस्य गोप। ठीक है, रिपीट करो, वरुण को क्या बोला गया, ऋतस्य गोप, वरुण को ऋतस्य गोप, इंद्र को पुरंदर। ठीक है ना, इस तरह से इनको रिपीट कर लो, बार बार बोलोगे ना मुंह पे नाम चढ़ने लगेगा। तो वरुण नाम का दोस्त, उसका नाम ही ये सेव कर लो कि भाई वरुण नहीं आज से, तो आज से क्या है, तो आज से ऋतस्य गोप है। और कौन सा भगवान है उस टाइम पे, सोम है। ठीक है, सोम एक भगवान है, ये वनस्पति एवं चंद्रमा का देवता माना जाता है इनको। ये जो चांद है, सोमवार, ठीक है, वहीं से उठाया गया कहीं ना कहीं सोमवार। तो सोम जो है वो चांद के देवता है, वनस्पति यहाँ जो होती है ना उसके देवता है। जो उस टाइम के जो लोग हैं वो हिमालयी क्षेत्र में एक मंजोत नामक पहाड़ी है, वहाँ से एक वनस्पति लेके आते हैं जिसको बोला जाता है सोम। ठीक है, अब कुछ लोग इसको मानते कि सोम मतलब मदिरा या दारू उस टाइप में, कुछ मानते कि ये सोम बस एक पेय पदार्थ था, तो उस टाइम की एक वनस्पति है बेसिकली। ठीक है, वहाँ से सोम वो लेके आते थे, और सोम यहाँ पे भगवान भी देखने को मिला अपन को। ठीक है, तो उनको सोम भगवान भी बोला गया। इसके बाद में कौन है, अश्विनी या नासत्य। ठीक है, ये कौन है, ये चिकित्सा के देवता है। अश्विनी कौन है, चिकित्सा है उसके देवता है। ठीक है, तो एक पोषण देवता थे। अब ये किसके देवता थे, ये पशुओं के देवता थे। ठीक है ना, पशु जो है, जैसे घर में जो गाय का उस टाइम पे बहुत महत्व था, तो मान लो गाय को कोई बीमारी हो गई, बोली पूषण देव की आराधना करो, वो इसकी इस बीमारी सही कर देता है। अच्छा, आने वाले टाइम में जो पूषण देवता है, इन्हीं को बाद में जो शूद्र वर्ग बना, शूद्र वर्ण, उनका देवता माना जाने लगे कि भाई ये तो उनके भगवान है। ठीक है ना, तो ऐसे ही पूषण हो गया, अश्विनी नासत्य ये एक भगवान हो गए। इसके अलावा आदित्य हो गए। ये आदित्य कौन है, ये है पृथ्वी की देवी। आदित्य कौन है, पृथ्वी की देवी। हम पृथ्वी को आज भी धरती माँ बोलते हैं। माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देवी से संबंधित मानते हैं। तो वो कौन सी देवी है, आदित्य देवी। इसके बाद में अरण्यी, ये कौन है, यह है जंगल की देवी, अरण्यी जंगल की देवी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अपन जैसे ऋग्वेदिक बात कर लिया, अब उत्तर वैदिक काल की धार्मिक विश्वासों की बात करते हैं। तो भाई मैंने पहले बताया, बहुत सी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में आते आती जटिल हो गई, खराब हो गई, चीज़ें डिग्रेड करने लगी एक तरह से। आप अगर देखोगे तो खुद समझ में आएगा कि चीज़ों को इन्होंने बहुत जटिल बना दिया। इस टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, भौतिक सुखों की जो वो है कि भाई हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ठीक है, लालच बढ़ने लगा एक तरह से। तो उपासना का उद्देश्य अभी भी क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति बना हुआ है। उपासना की पद्धति क्या है, अब यहाँ पे जो यज्ञ है वो सर्व प्रमुख हो गया है। अब प्रार्थना का महत्व नहीं है, इसका महत्व है यज्ञ का। क्योंकि अपन ने क्या देखा, इस टाइम पे राजा जो है वो अपने बेटे को भी गद्दी दिलाने के लिए क्षत्रिय बनाना चाहता है। ठीक है, तो किसके पास गया, ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण कौन है, जो कि शिक्षा का काम करेगा। ब्राह्मण जो सिखाएगा, आगे आने वाला समाज वही सीखेगा ना। उस टाइम पे तो केवल ब्राह्मण ही था जो सिखाता था, तो वो जो सिखाएगा वही सीखेगा। तो राजा गया ब्राह्मण के पास कि भाई तुम ये सिखाओ कि जो वर्ण है वो जन्म आधारित हो गए। ठीक है, तो जन्म आधारित उसने इस तरह से बनाया। तो ब्राह्मण जो है वो अपना भी तो फायदा देखेगा। तो इस टाइम पे उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्या किया कि यज्ञ है उसको सर्व प्रमुख बना दो। अब यज्ञ जो है वो कर्मकांड से आधारित होता है। ठीक है, तो उसमें कर्मकांड ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दो। ठीक है, यज्ञ वगैरह जो है, ये राजस्व यज्ञ वगैरह, इन सब चीज़ों की शुरुआत उन्होंने करना स्टार्ट कर दी कि ज़्यादा दान दक्षिणा मिले तो ज़्यादा अपना पेट भरे। ठीक है ना, इसके बाद में त्रिदेवी की अवधारणा आती है इस टाइम पे। तो ये सारी मिस्टेक्स हो ना, पीपीटी जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे त्रिदेव की अवधारणा आई। ऋग्वेद में तो अपन ने देखा भाई वरुण, सोम, अग्नि, आदित्य, बहुत सारे भगवान थे। ठीक है, अश्विनी और ये अपने इंद्र, इन सभी भगवानों को धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में उत्तर वैदिक काल में इनको साइड करते गए। और अब मेन भगवान कौन है, तो त्रिदेव की अवधारणा आई, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। अपन इनका आज भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा जी, इनको क्या बोला गया, प्रजापति। ठीक है, इनका क्या काम है, सारी सृष्टि का निर्माण ये इन्होंने किया, रचयिता यही है। फिर विष्णु कौन है, पालनहार। ये क्या करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, चीज़ों को चलाते हैं, तरह संचालक की तरह कार्य करते हैं। फिर आता है महेश। महेश बोले तो शिव जी। शिव जी क्या काम करेंगे, तीसरी आंख खोलेंगे, जब दिमाग खराब हो गया सब कुछ खत्म करो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये संहारक है, संहारक है। ठीक है ना, ये अपन ने ये उत्तर वैदिक काल यहाँ पे खत्म समाप्त होता है। लेकिन एक चीज़ ये देखो, जैसे ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पे जो चीज़ें डिग्रेड होने लगी, महिलाओं की स्थिति नीचे गिरती है, कर्मकांड ज़्यादा मेन रूप में आ गए। ठीक है, नए नए जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया, प्रकृति की पूजा इसको साइड में करो, बोली ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा पकड़ो। जो ये बलि वगैरह है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगी, दान दक्षिणा बढ़ने लगी, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर है उसके अंदर जटिलता आने लगी। तो विरोध तो कहीं ना कहीं होना संभव था ही,
क्योंकि भाई इसमें क्या है कि एक फिक्स तबका है, जैसे ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर आ गए, ठीक है, क्षत्रिय उसके नीचे आ गए, वैश्य उसके नीचे आ गए। जो वैश्य हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, व्यापारी हैं, ज़्यादा पैसा कमाए, अब इज्जत भी तो चाहिए ना, तो उनके तरफ से भी तो स्वर निकलेगा। इस चीज़ का स्वर, विरोध का स्वर, कि भाई ये सब चीज़ें जो है वो गलत है, इसके अंदर थोड़ा बहुत वो करो, लचीलापन लेके आओ। तो इसका जो पहला जो विरोध का स्वर है ना, वो कहाँ से उठता है? वो भी यहीं से उठेगा। किस में उठेगा? उपनिषदों में, ठीक है। उपनिषदों को लिखने वाला कोई ऐसा नहीं कि बाकी वर्ण ही हैं केवल, तो ब्राह्मण वर्ण है ना, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि विवेकशील बुद्धि के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का विरोध यहीं पे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जो ये कर्मकांड और यज्ञ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें फालतू हैं, मेन चीज़ है ज्ञान। ज्ञान मार्ग की पुष्टि करते हैं। वो बोलते हैं कि ज्ञान के बारे में ज़्यादा जानो, आप ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान से ही आप मोक्ष की तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है। जैसे आगे चल के इसमें शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वो भी इसी विचारधारा का एक हिस्सा है, ठीक है। उसकी शुरुआत कहाँ से? उपनिषदों से हो रही है। तो जैसे उपनिषदों में एक जो यज्ञ वगैरह है, इनके ऊपर चोट करने के लिए एक चीज़ बोली गई, क्या? कि जो ये कर्मकांड के यज्ञ वगैरह है ना, ये टूटी हुई नाव के समान है। यज्ञ टूटी हुई नाव के समान है। जिस प्रकार टूटी हुई नाव से सागर पार नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस कर्मकांडी बलि प्रधान यज्ञों से भवसागर पार नहीं होता है, ठीक है। तो इनका विरोध भी कहीं ना कहीं उपनिषदों में ही देखने को मिलता है, और यही उपनिषद है जो ज्ञान मार्ग को यहाँ से शुरुआत करो, और इसी के अंदर आगे चल के हमको बौद्ध, ये अपना जो जैन धर्म है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट उठे। तो इसकी शुरुआत जो है ना, इन्होंने ही की। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म जो है इसका विरोध किसी और ने आके करना स्टार्ट किया और वो बन गए। वेदों के अपने जब बोलते हैं ना कि वेदों की ओर लौटो, आगे चल के अपन ये पढ़ेंगे, आगे वो मॉडर्न हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी जैसे कि समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज से जुड़े हुए स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो बार बार बोलते कि वेदों की ओर लौटो। खास वजह पता है क्या है? वेदों में खास चीज़ क्या है? वेदों को शुरुआत में जिस अवधारणा को बहुत जोर मार के प्रतिपादित कर रहे हैं, उसी को आगे चल के खारिज भी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा, शुरुआत में क्या है? इंद्र बहुत मेन है, ठीक है, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, आगे धीरे धीरे आते गए, ठीक है। तो कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। बदले ना, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये इस चीज़ की जीवंतता को दिखाता है। ये लोग जड़ बुद्धि नहीं है उस टाइम पे, उन लोगों ने विचार है, ये एक तरह से मतलब आपस में बातचीत, डिबेट, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, किसी चीज़ को आज वो विचार प्रतिपादित कर रहे हैं, कल उसी को खारिज भी कर रहे हैं, ये उनकी मेच्योरिटी को दिखाता है, ठीक है। जो उस टाइम के जो ऋषि मुनि है जिन्होंने इनकी रचना की है, उनकी मेच्योरिटी को दिखाता है कि भाई ठीक है, एक वक्त के साथ मेच्योरिटी आती जाती है, ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज होता जाता है, और एक वक्त के बाद में ये समझ में आता है कि यार हम पहले जो बोल रहे थे वो इतनी ठोस चीज़ नहीं थी, तो उसे खारिज करने का दम जो रखता है ना, वही तो महान है भाई। महान वो नहीं है जिसने कोई गलती भी कर दी तो उसको सही मनवाने के लिए जिद कर रहा है, मनवा भी लेगा, क्या होगा उससे, है तो गलत ना, दुनिया जान रही है। महान वही है जो अपनी गलती को भी स्वीकार करे और उसे सुधारे, किसी और से पहले खुद भी स्वीकार करने की हिम्मत रखे। ये अपने वेदों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेद ही अपने आप में जीवंतता रखते हैं, और इसीलिए जो उपनिषद हैं उनको भी अपने हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं स्वीकार्यता मिली। ऐसा नहीं कि भी उन्होंने इस चीज़ का विरोध कर दिया तो इनको हटा दो, ये तो हमारे है नहीं, ये विरोधी हैं। उस टाइम पर उन्होंने नक्सलवादी किसी ने नहीं घोषित किया था, किसी ने नहीं बोला था ये तो आतंकवादी है, चले जाओ तुम्हारा देश छोड़ के, कोई नहीं बोलता उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या बोलते हैं भाई? हर प्रकार के विचार का स्वागत है, अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो स्वर उठाओ, लॉजिक दो, रीजन्स दो, उसके ऊपर डिबेट करो, साबित करो गलत है, साबित किया तो उसके ऊपर धीरे धीरे बदलाव भी होते ही थे, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो अपने वेदों के ओर लौटो, या ये जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस बारे में भी, वेदों के अंदर भी और डिटेल में कल हमें चर्चा करनी है, तो वहाँ पे और चीज़ों को अपन स्पष्ट करते हुए चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और परिवर्तन क्या 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 देखने को मिलता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास इतनी बहुत है, आप लोग भी थक गए होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में। वैदिक सभ्यता से बची हुई जो चीज़ें हैं और छोटी मोटी, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, वेद वगैरह देखेंगे, और उपनिषद वगैरह जो है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए, और जुड़े रहिए विद्यादीप एडवर्स से।